हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट के में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट बात करने वाला हूं केमिस्ट्री के और जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, रिवीजन फास्ट में कराने वाला हूं आप लोगों को, ताकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग कर चुके हैं बहुत अच्छे तरीके से, उसका रिवीजन ही आप लोग नहीं किए हैं। ठीक है, अब बारी आती है रिवीजन का ही। ठीक है, मात्र 1 महीने बचा है, तो जो मोस्ट पॉपुलर प्रश्न टेस्ट तो आप लोग दे रहे हैं। ठीक है, टेस्ट आप लोग तो डेली दे रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना। टेस्ट में क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं ना आएगा, वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मानते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो ध्यान देना है आपको, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं 90% लाने का, तो बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे ना। तो केमिस्ट्री का और जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आप लोगों को, जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिर्फ वही क्वेश्चन का हम लोग को रिवीजन करना है कि जो सीधे बोर्ड एग्जाम में हमको दिखाई दे, बस उसी को मैं लिखूंगा। बस उसी प्रश्नों का हमको क्या करना है? रिवीजन करना है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, हर एक 1.5 घंटे पे एक वीडियो में रिवीजन का लेकर आऊँगा। और समय समय पर टेस्ट आपका जो रहेगा, टेस्ट का टाइम फिक्स है आप लोगों का, जैसा कि जानते हैं आप लोग। टेस्ट में कम्युनिटी में मार दूंगा कि कब कब टेस्ट में लेने वाला हूं, और हर एक घंटे 1.5 घंटे पे 1 घंटे पर आपका इस तरह सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, तब जाके आपका क्लियर हो पाएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि आपको मोबाइल खोल के ध्यानपूर्वक सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सुनना है, समझना है। ठीक है, क्योंकि यही प्रश्न तो आएंगे अब 2021 बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि घर पे आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ना, आप लोग घर पे नोट्स वगैरह बनेबे नहीं किए मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का, तो पढ़ेंगे कहाँ आप लोग? ठीक है, पढ़ते ही नहीं आप लोग, बस वो टेस्ट देने से बताइए मानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा ही पूरा कर लेंगे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तो मायने रखता है ना, उसको भी कहीं ना कहीं देख के चलना है पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का रिवीजन करने वाला है। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले, इसके बाद केमिस्ट्री का। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कराऊंगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपसे पूछा खनिज क्या है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूछा है कि खनिज क्या है, तो आइए जान लेते हैं। बहुत ही पॉपुलर प्रश्न होता है खनिज क्या है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। तो देखिए जान लेते हैं कि खनिज क्या है उत्तर के माध्यम से। तो यहाँ पे उत्तर में यह है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार, किसके अनुसार? भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, जैसे ही खनिज हीरे जैसा कठोर तो चूने जैसा नरम भी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमको मालूम चल गया ना खनिज किसे कहते हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार, रिवीजन कीजिए, भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है, जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे में आप कह सकते हैं कि खनिज हीरे जैसा कठोर तो चूने जैसा नरम भी होता है। तो यहाँ पे खनिज का रिवीजन हो गया, हम कि खनिज किसे कहते हैं, अच्छे तरीके से हमको मालूम चल गया। अब आएगा बोर्ड एग्जाम में तो हम लिख देंगे। ठीक है, चलिए फास्ट रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए कितना महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है इसमें कि आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों को निर्माण कैसे होता है। खनिजों का निर्माण कैसे, कितना मोस्ट इंपोर्टेंट। थोड़ा मैं स्क्रीन को छोटा कर देता हूं ताकि आपको पूर्ण रूप से आपको दिखाई दे। हाँ, आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। तो आइए जान लेते हैं कि आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। ये प्रश्न देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, जियोग्राफी के ये भी सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। तो उत्तर कैसे लिखेंगे कि खनिज आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिज का आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों की दरारों, जोड़ों व भ्रंशों में मिलते हैं। खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में तथा वृहद जमाव परत के रूप में होता है। ठीक है, जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों को जमाव इन्हीं सिराओं में होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो कितना अच्छे तरीके से हमको मालूम चल गया कि खनिज जो होता है ना, वो आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों की दरारों व जोड़ों भ्रंशों में मिलता है। और खनिजों का छोटा जमाव सिराओं के रूप में होता है, तथा जो बड़ा परत रूप में जो वृहद जमाव होता है वो परत के रूप में होता है। और जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि खनिजों का जमाव इन्हीं सिराओं से होता है। ठीक है, तो आपको तो मालूम हो ही गया होगा कि आग्नेय तथा कायांतरिक चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब भी देखिए, अब बार दोहराऊंगा नहीं, बस एक बार दोहरा दिए प्रश्नों को ना, अब सीधे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग से डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये कई बार एक ही प्रश्न डिस्कस करूंगा, डिवीजन कराऊंगा, उसको आप ध्यानपूर्वक रिवीजन कर लीजिएगा, बता रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि किन्हीं 2 लौह खनिजों के नाम बताइए तथा उन राज्यों के नाम भी बताइए जो इन खनिजों के प्रमुख उत्पादक है। किन्हीं 2 लौह खनिजों के नाम बताइए तथा उन राज्यों के नाम भी बताइए जो इन खनिजों के प्रमुख उत्पादक हैं। या तो इस प्रकार भी पूछा जाता है प्रश्न कि भारत के किन्हीं 2 लौह उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो लौह अयस्क, पहला मैं इसका उत्पादक राज्य लिख रहा हूँ लौह अयस्क, जो कि कर्नाटक में, और दूसरा मैग्नीज जो कि उड़ीसा में। ठीक है, तो यहाँ भारत के किन्हीं
दो लौह उत्पादक राज्यों के नाम मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, कर्नाटक में लौह अयस्क, मैग्नीज का ओडिशा में। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जाम में। आई होप बस रिविजन करते रहिए बढ़िया से, क्योंकि प्रैक्टिस रहेगी तो आपको जो भी दिमाग में चलता रहेगा एक महीने के अंतर्गत जो अभी आएगा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसको ध्यानपूर्वक समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। भारत के किन्हीं दो तांबा उत्पादक राज्यों के नाम बताइए। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि भारत के दो तांबा उत्पादक राज्य निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला झारखंड और दूसरा मध्य प्रदेश। ठीक है, पहला झारखंड और दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्लियर होता है। भारत के दो तांबा उत्पादक राज्य आपको मालूम चल गया ना, झारखंड और क्या है? मध्य प्रदेश। अति लघु उत्तरीय चल रहा है अभी। ठीक है, अभी लघु उत्तरीय बाकी है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पे कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ से अब बात आती है कि अभ्रक, अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए। तो देखिए अभ्रक के कोई दो उपयोग हम लोग लिखने के लिए बोल रहा है, तो चलिए लिख लेते हैं। तो अभ्रक के दो उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला उच्च गलनांक होने के कारण इसका उपयोग बहुत से उद्योगों में किया जाता है। इसका उच्च गलनांक, ठीक है, उच्च गलनांक होने के कारण जो इसका प्रयोग होता है बहुत से उद्योगों में किया जाता है। तो पहला उपयोग हो गया। दूसरा है कि वर्तमान इसका उपयोग बिजली के उपकरणों में किया जाता है। वर्तमान में जो अभ्रक का उपयोग किया जाता है स्टूडेंट ना, वो बिजली के उपकरणों में किया जाता है, क्योंकि यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो दो मैंने उपयोग भी अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया कि अगर पूछता है हमको बोर्ड एग्जाम में कि अभ्रक के कोई दो उपयोग लिखिए, सटीक इसी प्रकार लिख दूंगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है कि तांबे के कोई दो उपयोग लिखिए। अब यहाँ पे पूछा कि तांबे के कोई दो उपयोग लिखिए। चलिए जानते हैं। तो हम लोग लिखेंगे तांबे के दो उपयोग निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला, यह बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। पहला तांबे का उपयोग क्या होता है? यह बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है। और दूसरा कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। बस तांबे के दो उपयोग मालूम चल गया। बिजली बनाने बिजली के तार बनाने में उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रसायन उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। बहुत रिवीजन हो गया। ठीक है, अब तो ये आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में, तो छूटेगा नहीं आप लोगों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रिवीजन कीजिए क्या है कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या है। ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन क्या है? तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन वे हैं जो समाप्त हो जाते हैं। यदि एक बार यह प्रयोग कर लिया जाए तो इसका दोबारा उपयोग नहीं हो सकता है। तो ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन मालूम चल गया ना कि जो एक बार प्रयोग हो सकता है वो दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि ऊर्जा पारंपरिक संसाधन है। ठीक है, तो ऊर्जा पारंपरिक संसाधन वे हैं जो कि क्या? समाप्त हो जाते हैं। एक बार यूज करेंगे ना तो वो समाप्त हो जाएंगे, दोबारा उसका यूज नहीं कर सकते आप। उस वैसे सारे वस्तुएं आपके ऊर्जा के पारंपरिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होता हुआ। जैसे में कोयला पेट्रोलियम जानते हैं, कोयला समाप्त हो जाएगा, क्या जला देंगे तो फिर उसको उत्पन्न थोड़ी कर पाएंगे। पेट्रोलियम आपका खर्च हो गया, गाड़ी में डलवाया है पेट्रोल, खत्म हो गया तो फिर उत्पन्न थोड़ी हो सकता है। तो वही चीज़ है कि एक बार इसका यूज कर दिया दोबारा नहीं कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत बताइए। तो देखिए उत्तर क्या लिखेंगे कि गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत निम्न हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत निम्न है। कौन कौन? पहला सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा। ठीक है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा के दो स्रोत मालूम चल गया ना, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हमारे साथ रिवीजन कीजिए। ठीक है, सारे प्रश्न आपको तब आएंगे तब मालूम चलेगा। एक ही महीना मात्र बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। तो शक्ति के दो संसाधनों के नामों का उल्लेख कीजिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि ऊर्जा के किन्हीं दो संसाधनों पर प्रकाश डालिए। करना क्या है? कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादित करने वाला संसाधन है। कोयला और पेट्रोलियम ऊर्जा उत्पादित करने वाला क्या है? संसाधन है। दो नाम मैंने याद कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बोला है कि सौर ऊर्जा के दो महत्व बताइए। सौर ऊर्जा के दो महत्व बताइए। तो चलिए जानते हैं कि सौर ऊर्जा के दो महत्व निम्नलिखित है। कौन कौन? तो पहला महत्व क्या है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। और दूसरा है कि सौर ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। सौर ऊर्जा से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से तापीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर होता है कि सौर ऊर्जा के दो महत्व और दो महत्व आपने अच्छे तरीके से जान लिया। ये फास्ट इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ तेज, क्योंकि रिवीजन हो रहा है आप लोगों का, अच्छे तरीके से समझाना नहीं है। एक महीना है, बस क्वेश्चन को दिमाग में रख के चलना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए। तो देखिए भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्रों के नाम निम्नलिखित है। कौन कौन? एक तो कलपक्कम और दूसरा नरौरा। कलपक्कम नरौरा जो है भारत के दो परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 क्लियर होता हुआ और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, वेरी मोस्ट IMP प्रश्न है कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं। बायोगैस से आप क्या समझते हैं? तो आइए जानते हैं उत्तर के माध्यम से कि बायोगैस से क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखिए कि बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है। बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है, जिसको एल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में भंडारित किया जाता है।
जिसको किसके अल्कोहल और मीथेन ईंधन के रूप में क्या किया जाता है, भंडारित किया जाता है और बायोगैस जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त ऊर्जा होती है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर हो गया होगा कि बायोगैस से आप क्या समझते हैं, तो इतना लिखना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है कि ऊर्जा के 3 गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत लिखिए। ऊर्जा के 3 गैर परंपरागत स्रोतों के नाम लिखिए। तो पहला पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा। ये बात याद होना चाहिए, किसी कीमत में सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये बोल रहा है यहाँ पे कि भारत के किन्हीं 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। भारत के किन्हीं 2 अभ्रक उत्पादक राज्यों के नाम लिखना है। तो क्या लिखेंगे कि भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्य नाम लिखिए। तो कौन कौन, पहला झारखंड, दूसरा आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद कर लीजिए। ये भारत के 2 अभ्रक उत्पादक राज्य हैं, झारखंड और आंध्र प्रदेश। क्लियर होता हुआ ना। तो ये तो था जियोग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आइए देख लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हमारे साथ रिवीजन कीजिए फटाफट। केमिस्ट्री का अति लघुत्तरी को महत्वपूर्ण आ गया केमिस्ट्री का। चलिए उसको हमारे साथ नोट कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अति लघुत्तरी का है, पहला प्रश्न पढ़िए हमारे साथ। कह रहा है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्र धातु का नहीं, इसका कारण बताइए। कह रहा है कि जब गर्म जल का टैंक हम बनाते हैं तो तांबे का प्रयोग करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लोहे की मिश्र धातु का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तर हम लोग लिखेंगे कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं, इसके कारण निम्न है। कौन कौन से कारण है भाई, हम लोग भी जान लेते हैं। पहला कारण यह है कि कॉपर लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का अच्छा सुचालक होता है। पहला कारण तो यही हो गया कि जो कॉपर होता है ना स्टूडेंट, वो लोहे की अपेक्षा ऊष्मा का क्या होता है, अच्छा सुचालक होता है, इसलिए कॉपर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा इसका उपयोग यह है कि कॉपर उबलते गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। जो कॉपर होता है उबलते गर्म जल से साथ अभिक्रिया करबे नहीं करेगा, परंतु स्टील में उपस्थित लोहा जल वाष्प से अभिक्रिया करता है। अगर वहाँ पे लोहा का प्रयोग कर दिया जाए तो तुरंत गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेगा, तो सब कुछ काम गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो होता है वो उबलते गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो भी उपयोग सही है। कॉपर का गलनांक इस्पात स्टील के अपेक्षा अधिक होता है। जो कॉपर का गलनांक होता है स्टूडेंट लोहे के अपेक्षा अधिक होता है, ठीक है, इसका गलनांक। इसलिए तो यही कारण होता है कि जब गर्म जल का टैंक हम बनाते हैं तो वहाँ पे हम सीधे तांबे का उपयोग करते हैं और यहाँ पे इस्पात लोहे मिश्र धातु का प्रयोग नहीं करते। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्लियर होता हुआ, इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता है, कारण सहित लिखिए। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेगा कि कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर सरलता से जंग नहीं लगता क्योंकि इन धातुओं की क्रियाशीलता अत्यधिक कम होती है। गोल्ड, प्लेटिनम, क्रोमियम ऐसी धातुएं हैं जिन पर क्या होता है, सरलता से जंग नहीं लगता है। इसलिए नहीं लगता है क्योंकि इन धातुओं की जो क्रियाशीलता होती है स्टूडेंट अत्यधिक कम होती है, इसलिए इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, डिवीजन कर लिया आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है यहाँ पे, चलिए उसको सोल्यूशन कीजिए। कह रहा है कि भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण द्वारा समझाइए। देखिए कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, भर्जन एवं निस्तापन को उदाहरण से ही समझाना है। या तो इस प्रश्न को इस प्रकार भी पूछ लेता है कि निस्तापन तथा भर्जन में अंतर बताइए, तो आप क्या उत्तर लिखेंगे, यही तो उत्तर लिखेंगे। पहले हेडिंग डालेंगे भर्जन, अब भर्जन हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे यह कि सांद्रित अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में गलनांक से नीचे परंतु उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की क्रिया ये क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। समझ में आ गया आप लोगों को, भर्जन किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिख लीजिए। इसी तरह निस्तापन, निस्तापन क्या कराता है कि सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, वहां पे वायु की उपस्थिति में था भर्जन में, लेकिन यहाँ पे सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में परिवर्तन करने की प्रक्रम को क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। ये उसका उदाहरण है, उसको नोट कर लीजिए। बस ये प्रश्न आ गया, भर्जन आपने बता दिया, निस्तापन बता दिया, अंतर तो स्पष्ट हो ही नहीं गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इसका रिवीजन कीजिए। कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिसकरण में आप एनोड के थोड़ी एवं विद्युत अपघटय किसे बनाएंगे। एनसीईआरटी का प्रश्न है कि किसी धातु यम के विद्युत अपघटनीय परिसकरण में आप एनोड के थोड़े विद्युत अपघटय किसे बनाएंगे, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे कि विद्युत अपघटनीय परिसकरण में जिस धातु को परिष्कृत करना है उसकी एक मोटी पट्टी को एनोड तथा उसी धातु यम की शुद्ध पतली पट्टी को क्या बना देंगे, कैथोड बनाते हैं। धातु यम के किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघटन में बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जोड़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ चलिए देखिए कितना अच्छा है। कह रहा है कि विद्युत अपघटनीय परिसकरण में किसी धातु यम को परिष्कृत करना है, उसकी एक मोटी जो पट्टी होती है उसको एनोड बना दिया जाता है तथा उसी धातु यम की ही शुद्ध पतली पट्टी को क्या बना देता है, कैथोड बनाते हैं। धातु यम के किसी लवण के जलीय विलयन को विद्युत अपघटय बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, रिवीजन कीजिए इसका।
आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। आपने तांबे के मलिन बर्तन को किससे, नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं? चलिए जानते हैं कि खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी हैं। तो उत्तर के माध्यम से समझते हैं कि वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन वह नमी से अभिक्रिया के कारण वो क्या करते हैं, तांबे की सतह पर एक हरे रंग की परत बन जाती है तथा तांबे अपनी चमक खो देता है स्टूडेंट, ठीक है। इसलिए क्या होता है, एकदम क्लीन हो जाता है। चलिए और उसी के देखिए अभिक्रिया लिख दीजिए कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट कैसे बना रहा है, और उसी के नीचे अभी लिखना है आपको कि यह परत जल में अविलय होती है। जो ये परत होती है जल में क्या होती है, अविलय होती है। अतः स्वच्छ जल से धोने पर यह अलग नहीं हो पाती। नींबू या इमली के रस में उपस्थित अम्ल क्षारीय कार्बोनेट की परत से क्या करती है, अभिक्रिया करके घुलनशील लवण बना देते हैं जिन्हें जल से धोकर अलग कर दिया जाता है। इससे तांबे की सतह पुनः चमकीली हो जाती है, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा प्यारा प्रश्न है, रिवीजन करा रहा हूँ, समझाने की कोशिश नहीं। पहले प्रश्न में बता चुका हूँ, समझ रहे ना, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता चुका था कि कौन। अब रिवीजन की बात है, 1 महीना में खाली रिवीजन करना आपको जल्दी जल्दी, समझ रहे हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट क्लियर होता हुआ, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए खाली आप रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन किए रहेंगे उतना दिमाग में आपके बैठा रहेगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अयस्क क्या होते हैं? अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। अयस्क क्या होते हैं? कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखना है। तो चलिए जान लेते हैं पहले अयस्क क्या होता है। तब प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती है तथा जिनसे धातुएं सरलता से एवं कम खर्च में प्राप्त की जा सकती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं, ठीक है। अयस्क किसे कहते हैं कि प्रकृति में पाए जाने वाले जिस खनिज में पर्याप्त मात्रा में धातु होती हैं तथा जिनसे धातुएं सरलता से कम खर्च में प्राप्त हो जाती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो जिनसे कम खर्चे में धातुएं प्राप्त हो जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क देखिए कौन कौन से हैं कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क। तो कॉपर सल्फाइड अयस्क और कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, और दूसरा ऑक्साइड अयस्क के क्यूपराइट, ठीक है। तो ये कॉपर के महत्वपूर्ण अयस्क हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट ये बोल रहा है कि कैलेमाइन से, ठीक है, कैलेमाइन से कैलेमाइन से जेडेन का निष्कर्षण कैसे करते हैं, ठीक है। जेडेन का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताते हैं यहाँ पे उत्तर के माध्यम से कि ZnCO3 को कैलेमाइन भी कहा जाता है। इसे ZnCO3 को क्या किया जाता है, कैलेमाइन भी कहा जाता है। इसमें Zn का निष्कर्षण निम्न प्रकार से किया जाता है, कैसे, तो निस्तापन द्वारा, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, और ऑक्साइड का अपचयन द्वारा, ठीक है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको एक बार रिवाइज करके ही जाइएगा, ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपयोग बताइए। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 उपयोग बताइए। तो क्या आप लिखेंगे, लोहे को जंग से बचाने की 2 विधियां निम्नलिखित है। कौन कौन? पहला तो पेंट लगाकर, क्योंकि लोहे पर बनी पेंट की परत उसको वायु के संपर्क में आने से रोकती है, ठीक है, पेंट लगाकर। ये तो दूसरा क्या है, गैल्वेनीकरण या यश दलेपन द्वारा। अब गैल्वेनीकरण क्या कहलाता है, तो चलिए जान लेते हैं गैल्वेनीकरण कैसे करके हम लोहे को जंग बचा सकते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को पिघलते जिंक में डुबोने पर, लोहे की वस्तुओं को पिघलते जिंक में डुबाने पर उस पर जिंक की परत बन जाती है। यह परत लोहे की जंग से क्या करती है, सुरक्षा करती है। जिंक अधिक अभिक्रियाशीलता होने के कारण लोहे की अपेक्षा पहले संक्षारित होगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है वहाँ पे लोहे से जंग लगने से वो क्या कर देता है, उसको बचा देता है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे विधि पूछा था, दोनों विधि मैंने बता दिया, पेंट लगाकर और गैल्वेनीकरण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बॉक्साइट तथा मैलेकाइट का सूत्र लिखिए। तो बॉक्साइट का क्या होता है, Al2O3 2H2O, और मैलेकाइट का क्या सूत्र होता है कि CuCO3 CuOS ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसका क्या होता है, मैलेकाइट का सूत्र होता है। तो यहाँ मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जियोग्राफी के और केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट जो प्रश्न आते हैं उसका मैंने रिवीजन कर दिया स्टूडेंट। ध्यान से इसका रिवीजन करके जाइएगा, ठीक है। इसी तरह हर एक घंटे पे मैं रिवीजन कराता हूँ, तब जाके आपका 90% आ पाएगा। नहीं तो जब से मैं पढ़ाया हूँ 2 महीने सब भूल न गए आप लोग, याद थोड़ी है आप लोगों को। तो ये बात है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए साथ ही साथ।